नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े आपके कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम लिव इन रिश्ते से जुड़े कानूनी समझौते से जुड़ी जानकारी देंगे और लिव इन रिश्ते से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बड़े शहरों और मेट्रो सिटीज में लिव इन आम चलन में आ चुका है और इस रिश्ते में दो वयस्क कानूनी तौर पर साथ में रह सकते हैं। देश में लाखों की तादाद में ऐसे जोड़े हैं जो बिना शादी के साथ में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि देश की विधायिका भी लिव इन रिलेशनशिप को वैध मानती है। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कहा गया था कि लंबे समय से अपनी मर्जी से खुशहाल तरीके से रह रहे दो युवा लिव इन में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों पार्टनर आर्थिक व अन्य संसाधन बांटने और शारीरिक संबंध बनाते हुए भी साथ रह सकते हैं। ये रिश्ता भी लिव इन ही कहलाएगा। ये तो थी लिव इन रिश्ते से जुड़ी बुनियादी जानकारी। और ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी। तो ये तो थी, हमने आपको बुनियादी जानकारी भी बताई। हमारी अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं कि हम आपको बताएंगे क्या कुछ लिव इन में पहलुओं पर विस्तार से जानकारी भी देंगे, क्या कुछ इसमें होता है, क्या कुछ इसके कानूनी प्रावधान है। और आपको बता दें कि सबूत से जैसे कि हम बता रहे हैं लिव इन के बारे में, अगर आपका कोई इससे जुड़ा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा फोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 हमारा नंबर है और 0120612793 भी आप डायल करके अपना सवाल हमसे जान सकते हैं। हमारी अधिवक्ता भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। विद्योत्तमा जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि लिव इन की कानूनी परिभाषा क्या होती है? लिव इन रिलेशन कब वैध माना जाता है? लिव इन रिलेशनशिप ये कोहैबिटेशन है दो अडल्ट लोगों का जो इमोशनल या सेक्सुअल बेसिस पर एक साथ रहते हैं और जिनके जो किसी वजह से उनके साथ जो भी परिस्थिति रही हो उसके वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो वेडलॉक के बाहर, मतलब शादी करके नहीं, बिना शादी किए साथ रहेंगे। और वो इसलिए, उसके लिए रीजन ये हो सकते हैं कि कई बार वो अपनी कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, कई बार वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एस्टैब्लिश होने तक रुकना चाहते हैं, या कोई इंटर रिलीजियस मामला हो जिसमें परिवार ना मान रहा हो। कई बार सेम सेक्स के लोग होते हैं, इंटररेशियल कुछ ऐसे कानून है, कुछ ऐसे मैरिजेस है जिनको नहीं माना जाता है वैध। इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो कई बार कुछ लोग, जैसे यूएस में इसको कई लोग बचने के लिए टैक्सेस से, स्पेशली यूएस में इस तरह के तरीकों से साथ रहते हैं लोग, या पॉलीगैमिस्ट और पॉली एमोरिस्ट कहते हैं, जो लॉ को ब्रेक भी नहीं करना चाहते हैं और उसके दायरे में रहकर इस तरह से रहना चाहते हैं कि उनको कोई डिवोर्स वगैरह के झंझट में भी ना पड़ना पड़े। और कुछ लोग फिलोसॉफिकल बेसिस पर, जो कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को मानना नहीं चाहते हैं और उसको एक अपनी नई फिलोसफी दे रहे हैं कि कमिटमेंट टू लिव टुगेदर और कमिटमेंट टू मैरी ईच अदर, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों समान है। तो हम अगर साथ रहते हैं तो एक तरह से हम उसको पूरा करते हैं। जी जी। तो क्या लिव इन रिश्तों को शादी का दर्जा दिया जा सकता है? लिव इन रिश्तों को शादी का दर्जा दिया जा सकता है अगर बहुत लंबे समय से दोनों साथ रह रहे हो और इतना अरसा हो गया हो, जो कि एक डी फैक्टो मैरिज कहती है कोर्टों से, लाइक एज गुड एज मैरिज। क्योंकि साथ रहते हुए इतना लंबा समय हो चुका है कि सारी जो मैरिज की जो कंडीशंस होती है वो फुलफिल हो रही हैं, तो उसको एज गुड एज मैरिज मान के उसको मान्यता दी जाती है। जी जी। अगर कोई लिव इन रिश्ता टूट जाता है तो क्या पुरुषों को मुआवजे का भुगतान ऐसे में करना चाहिए? अदालत के फैसले क्या कहते हैं इसे लेकर? अदालत का फैसला ये है कि मुआवजे दिए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। वुमेन को आप बिना रेमेडी के नहीं छोड़ सकते। तो जिस तरह की स्थिति है, वुमेन को जैसे कि एलिमनी दी जाती है, तो इसको पैलिमनी कहते हैं। जब आप साथ नहीं रहना चाहते एक समय के बाद,
तो उसको आप सीधा नहीं छोड़ सकते, उसको कोई उसका कॉम्पनसेट करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि अदालत का मानना है कि ये शादी तो बेस नहीं है, लेकिन और इसके लिए कोई कंडीशन हमारे यहाँ जस्ट है भी नहीं। बट देन एक जो दो लोग साथ रह रहे होते हैं वो किसी वजह से रह रहे होते हैं, वो उसमें लव है, पैशन है, या कंसेंशुअल सेक्स है, जो कुछ भी है, या फिर जैसे कई बार जो लोग साथ रह रहे होते हैं शादी में भी और शादी के बिना भी, उन दोनों में कई बार सैक्रिफाइसेस होते हैं, कोई काम छोड़कर या कोई भी रीजन हो, बच्चों के लिए या बच्चे नहीं भी हैं, पेट्स तक के लिए लोग ऐसे समझौते करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने के लिए इसके किसी न किसी बेसिस पे जाते हैं। तो सारी बातों को देखते हुए इसमें कॉम्पनसेशन को इम्पोर्टेंट माना गया है, दिया जा सकता है। जी, तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर धोखा होता है तो क्या लड़की रेप का चार्ज लगा सकती है ऐसे में? रेप का चार्ज थोड़ा बड़ा चार्ज होता है और लिव इन रिलेशनशिप में कंसेंशुअल होता है सब कुछ। तो ये अगर प्रिटेक्स्ट ये रहा हो कि शादी करी जाएगी, अगर किसी लड़के ने कहा है कि हम शादी करेंगे और फिर वो नहीं करता है किसी भी वजह से, डिस्पाइट हैविंग इंटेंशन, तो उसको रेप के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। चीटिंग के दायरे में ला सकते हैं बट नॉट रेप, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है ना कि सिर्फ लड़के छोड़कर जा सकते हैं, लड़कियां भी तो धोखा दे सकती हैं, उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। तो ये 376 एक बड़ा मुद्दा है और उसको इस तरह से इतने छोटे मामले में नहीं डाला जा सकता है, इस तरह के मामलों में। जी जी, तो क्या लड़की ब्रेकअप के बाद मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है लिव इन रिलेशनशिप के दौरान? जी, मेंटेनेंस की डिमांड वो कर सकती है, क्योंकि अगर लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं तो वही डी फैक्टो मैरिज कहलाएगा वो। और उस तरह से जैसे आमतौर पर विमेन को दिया जाता है, और वो हमारे यहाँ एक प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी दिया जाता है, अगर एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चाहिए हो तो उस तरह से भी दिया जा सकता है। तो सीआरपीसी भी उसको फेवर करती है, तो मेंटेनेंस इज एप्लीकेबल। जी, अक्सर हम देखते हैं कि लिव इन में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि कानूनी स्थिति क्या कहती है उन बच्चों को लेकर? लिव इन में बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कानूनी स्थिति उनकी यही है कि वो इन एवरी वे वो लीगल है, वो बच्चे कभी इलीगल नहीं होते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कानून नहीं है कि बच्चों को कभी इलीगल नहीं कहा जाता है। तो जब बच्चे इलीगल है नहीं तो उनको सारे हक, उनका जो भी प्रॉपर्टी राइट है सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, या अगर आउट ऑफ वेडलॉक के वजह से अगर नहीं दिया जा सकता है तो उनका जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि पेरेंट्स को मेंटेन करना ही है बच्चों को उनके हक दिए ही जाने चाहिए, तो उनको सारे हक देने का प्रावधान है कि उनको दिया जाए। बच्चों को ऐसे आप बिना मेंटेनेंस से नहीं छोड़ सकते। आज हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। हमारी अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि लिव इन में रह रहे बच्चों के माता पिता की जो संपत्ति होती है उसका बंटवारा कैसे हो पाता है? हाँ, लिव इन में जो माता पिता की संपत्ति होती है उसका बंटवारा जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स की अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें तो हो जाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उन्हें नहीं मिल रहा होता है, बट अगर फिर भी पेरेंट्स चाहे तो वो अपने शेयर की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को, जो एंसेस्ट्रल भी हो सकती है, दे सकते हैं। और अगर बाकी अगर कोई ऐसे मतलब कोई मैरिड है फिर भी उनका लिव इन किसी और से है, और उनकी जो मतलब वो अपने मदर के थ्रू बाकी के लेजिटिमेट रिलेशनशिप में जब जाते हैं तो उसके थ्रू भी मिल सकता है उन्हें। जी जी, और कई बार हम देखते हैं कि लिव इन में जो लोग रह रहे हैं, अगर उसमें से एक साथी की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसकी संपत्ति का कितना हक रहता है दूसरे साथी के ऊपर? उसकी संपत्ति पर उतना ही हक होगा दूसरे साथी का, जैसे मैरिज के बाद जो, क्योंकि एक लंबे समय तक डोमेस्टिक पार्टनरशिप निभाने के बाद ये रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग मान लिया जाता है कि शादी के बराबर है, तो उसी तरह से हक होते हैं जैसे एक विडो का या एक वाइफ का जैसे होगा, उसी तरह से होते हैं। जी जी, तो लिव इन रिश्ते में स्त्री के यौन उत्पीड़न पर क्या घरेलू हिंसा का कानून लागू हो सकता है ऐसे में? जी, घरेलू हिंसा का कानून भी लागू हो सकता है, क्योंकि जैसे ये जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस के लिए, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए, तो वो उसी के लिए पर्पस के लिए है, जिसमें कि जो भी रिलेशनशिप जो कि इन द नेचर ऑफ मैरिज है, जैसे कि मैं अभी काफी देर से कह रही हूँ, तो इन द नेचर ऑफ मैरिज है,
उसके प्रोटेक्शन के लिए उसमें ये रिलेशनशिप लिव इन भी हो सकता है, उसको भी उतना उतना स्पेस, उतना राइट दिया गया है कि उनके भी टेक केयर करने के लिए ये लॉज बनाए गए। जी विद्योत्तमा जी, हम देख रहे हैं भारत में तो इसे वैलिडिटी मिल चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि कितने दिन का समय ऐसे में दिया जाता है, कितने साल अगर आप साथ रहेंगे तो आपका ये जो रिश्ता है इसे वैध माना जाएगा? क्या इसको लेकर कानून में कुछ कहा गया है? कानून में इतना कहा गया कि लंबी पार्टनरशिप हो, ऐसा नहीं है कि हाँ, कोर्ट बहुत क्लियर है इस मामले में कि वॉक इन एंड वॉक आउट, जैसे अब 2010 में ये जजमेंट आया था 15 में कि ऐसे कोई भी रिलेशनशिप जो कि थोड़े समय के लिए हो या वन नाइट स्टैंड है जिनमें कि कोई ऐसा जुड़ाव नजर नहीं आता है जैसे कि शादी में होता है, या लिव इन रिलेशनशिप जो प्रॉपर होते हैं, जो सालों चल रहे होते हैं, तो उस तरह का अगर नहीं है तो फिर उसको मतलब एक समय सीमा तो है, बट एक कोर्ट हमारे यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क रखा है इस पिक्चर को कि कितना समय सीमा, लेकिन अब जब ये कह रहे हैं कि लंबी अवधि तक, तो लंबी अवधि मतलब ही अपने आप में बहुत जायज है कि अब साल 6 महीने की अवधि को लंबी अवधि तो नहीं कहेंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसको माना जाएगा। जी जी, वही सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि क्या लगता है कि किस हिसाब से वैध साबित हो सकता है आपका ये रिश्ता? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 स्पेशली, जो कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, इसको बहुत एडवोकेसी की जाती है इसकी, तो उसके तहत ही फिर ये आ जाता है कि अगर दो इंडिविजुअल हैं जो साथ रहना चाहते हैं और वो अडल्ट हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं और उनके जो भी पर्सनल जितने भी फैक्टर्स हों, चाहे वो सेक्स की वजह से हो, लाइक सेम सेक्स है, या रिलीजन की वजह से, रेस की वजह से, या टैक्सेस की वजह से, जो कुछ भी है, बहुत पेंशन के लिए भी ओल्ड एज तक बहुत लोग नहीं कर रहे होते, तो ये पेंशन वगैरह जितने भी मामले हैं सारे देखते हुए तो वो आर्टिकल 21 के तहत लाते हुए उसको एक वैलिडिटी देते हैं कि वो शादी के बिना भी रह सकते हैं और उनको एक डिग्निफाइड रिलेशनशिप माना जाता है। उसको इस तरह से नहीं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ नहीं है और बहुत ज्यादा इसको डिग्निटी दी नहीं जाती है इस रिलेशनशिप को, उसके बावजूद हमारे जो कोर्ट्स है वो कह सकते हैं वैसे तो कि जो कह रहे मतलब इसको बहुत प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं मानते हुए भी एक बहुत अच्छा डिसेंट रिलेशनशिप का स्टेटस देने की कोशिश कर रहे हैं। जी विद्योत्तमा झा जी, जैसे कि हम देखते हैं कानून में लगातार, अगर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आपने बताया कि अगर जो मेल पार्टनर है उसकी अगर डेथ हो जाती है, वो छोड़कर चला जाता है, तो फीमेल पार्टनर को तो सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अगर फीमेल पार्टनर ऐसा करे, अगर वो धोखा करे या फिर वो चली जाए उसकी जिंदगी से, कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए मेल पार्टनर के लिए भी क्या कुछ कानून में प्रावधान है क्या ऐसे में? यही मैं कह रही थी कि इसीलिए चीटिंग तक तो बात आ सकती है, रेप तक इसीलिए मामला नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर कोई लड़की या कोई महिला ऐसा करती है तो वैसा तो कोई कानून नहीं बना है, तो फिर और ये रिलेशनशिप में यही तो सबसे बड़ा जो लूप होल है इस रिलेशनशिप का, वो यही तो है कि इसमें कमिटमेंट कह के तो चलते हैं बट कमिटमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं है जो शादी में होती है, और यही इसका प्रॉब्लम एरिया है, तो इसमें कानून भी नहीं है। जी, तो आगे क्या इसमें जैसे मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, कुछ संशोधन की गुंजाइश है क्या? किस तरीके से कुछ चीजें आगे हमें देखने को मिल सकती हैं क्या इस कानून में? लॉ में जैसे लूप होल्स होते हैं इसीलिए अमेंडमेंट्स होते हैं जी। और लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, तो इसमें कितने अमेंडमेंट्स और क्या होंगे ये अभी समय पर छोड़ना पड़ेगा, ये हम अभी नहीं बता सकते। बट हाँ, प्रॉपर्टी राइट्स बच्चों को दिए जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हमारे यहाँ पर कानून हो ही गया है और इसको कहा ही जा रहा है कि इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। तो इसमें बस एक जैसे कि रेप या इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको देखना बाकी है, उस पे थोड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाने जरूरी है, क्योंकि ये कंसेंशुअल सेक्स का मामला और इसमें कई बार फॉल्स केसेस आ रहे हैं, तो कोर्ट जो है वो कह भी रही है। लेकिन 2018 में एक मैटर आया था, उसका केस था ध्रुवाराम मुरलीधरन, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि ये कंसेंशुअल होता है जब रिलेशनशिप, तो उसको इस रेप में और कंसेंशुअल सेक्स में बहुत डिफरेंस है, तो इस पे शायद ऐसी चीजों पे आगे संशोधन हो, उस पे कोई अच्छे मतलब स्ट्रिक्ट कानून लाए जाएं। जी जी, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए अब एक समय सीमा तय की जानी चाहिए? हाँ, लिव इन रिलेशनशिप के लिए इसलिए समय सीमा तय की जानी चाहिए कि सिर्फ एक अंधेरे में छोड़कर कि हाँ इट इज एज गुड एज अ मैरिज और इन द नेचर ऑफ मैरिज, ये बहुत वेग कॉन्सेप्ट है और ये एक सोशली एक तो वैसे ही हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है इतना,
इजीली। जी, और जी। सेकेंडली कि जो भी रिलेशनशिप है उसको अगर हम लीगली कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हम बताएंगे, क्या क्या होना चाहिए उसके लिए, ये सब ग्रे एरियाज है। इस पे काम करने की जरूरत है कि कैसे पता चले कि कितने साल के बाद ये लीगल हो गया है। हम अपने कोई भी जैसे कह रहे हैं कि वुमेन कांट बी लेफ्ट रेमेडीलेस, तो किस आधार पर रेमेडी लेने जाएगी जी। अगर ऐसा होता है तो। या जैसे कि लड़के के लिए कहा गया कि क्या उन्हें छोड़कर चली जाए महिला तो भी कोई कानून। तो ये इस तरह के ग्रे एरियाज हैं, इस पे थोड़ा जरूरी है कि सोचा जाए, इस पर काम जी, किया जी, जाए इस पे और इस ध्यान पे देने की अमेंडमेंट्स लाए जाए जरूरत है। कि ताकि आगे कानून जी, को जी। देखते हुए लोग अपना डिसीजन ले सकें जी, जी, या जाहिर तौर कानून का पर। सहारा ले सकें। बहुत शुक्रिया विद्योतवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।